प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है। यह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री संविधान के पार्ट नंबर 5 में आता है। प्रधानमंत्री पार्ट नंबर 5 में आता है। आपको सर समझ में नहीं आया। प्रधानमंत्री पार्ट नंबर 5 आर्टिकल नंबर आप लोगों को मालूम होना चाहिए 52 से 151, सॉरी 52 से 151 तक क्या चलता है, ध्यान देना, पार्ट नंबर 5 चलता है। पार्ट नंबर 5 चलता है तो 52 से 151 में जो भी आर्टिकल आएगा वो पार्ट नंबर 5 कहलाएगा, भाग नंबर 5 कहलाएगा। ठीक है, इनमें से प्रधानमंत्री आर्टिकल नंबर 74 से शुरू होता है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 74, 75 में शपथ होगी उसकी। सुनो क्या लिखा है आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है, समझ लो। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री परिषद होगा। मैंने बताया प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, लीडरशिप में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा जो राष्ट्रपति को सलाह देगा एवं राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि इनकी सलाह पर ही कार्य करे, वह इनकी सलाह पर ही कार्य करे। 44वें संविधान संशोधन में एक मैटर जोड़ा गया, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सलाह को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकता है। यह बात वापस रिपीट हो गई, क्लियर हो गया। 91st अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2003 में कहा गया कि टोटल अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 15 हो चुका है। इसे 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है, इस 15% में प्रधानमंत्री भी शामिल है। ठीक है, 75 भी बता चुका, 75 भी हो चुका, 75 का ये भी हो चुका। देखो कितना आसान तरीके से आपको सबको समझा दिया गया। ये निम्न सदन ये सब कुछ बता चुका, मंत्रिपरिषद की शपथ भी बता चुका। मंत्रिपरिषद की शपथ कौन दिलाएगा, मंत्रिपरिषद की शपथ राष्ट्रपति दिलाएगा, सारे मंत्रियों को शपथ, कहने का मतलब 78 इंक्लूडिंग पीएम है, इन सबको ओथ कौन दिलाएगा, मंत्रिपरिषद में राष्ट्रपति दिलाएगा। कोई भी मंत्री, ये भी आर्टिकल हो गया। ध्यान देना, यहां पर नोट लिखा है, एक नोट बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मंत्रिपरिषद हमने पढ़ ली तो प्रधानमंत्री तो बात ही क्या है, प्रधानमंत्री तो मंत्रिपरिषद के अंदर ही आ गया। मंत्रियों को प्रधानमंत्री त्याग पत्र देने के लिए तो कह सकता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, सुन लेना। मंत्रियों को प्रधानमंत्री क्या कह सकता है, त्याग पत्र देने के लिए तो कह सकता है, बट उनको बर्खास्त नहीं कर सकता। अच्छा, अब क्या होगा, जब बर्खास्त नहीं कर सकता तो वह किसके पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति से कहेगा कि देखो सर, आपने ही इनको मंत्री की शपथ दिलाई थी और मैं कहता हूं सर, क्योंकि तब मैंने इनका नाम दिया था कि सर इनको मंत्री की शपथ दिला दो। अब मैं कहता हूं सर इसको बर्खास्त कर दो, क्योंकि मुझे इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आया, ये मेरी बातों के विरुद्ध कार्य करता है। तो अब क्या होगा, राष्ट्रपति ही मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, प्रधानमंत्री नहीं। यह ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा। आगे क्या लिखा है 75 में क्या लिखा है, मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते। अब आर्टिकल नंबर 78 क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 78 करता है प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य। आर्टिकल नंबर किसमें लिखा है, 78 में। आर्टिकल नंबर 78 में लिखा है। यह बात मुझे पता है कि आपको समझ में आ गई होगी। जल्दी बताओ, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक नोट ये आ गया नीचे, आर्टिकल नंबर 78 प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य है। अब यहां पर एक नोट लिख लीजिएगा, ये नोट क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 74 तो क्या है, मंत्रिपरिषद, और आर्टिकल नंबर 163 का थर्ड है, ये राज्य की मंत्रिपरिषद है। ये तो राज्य की मंत्रिपरिषद है और ये केंद्र की है। केंद्र का मतलब समझ गए, केंद्र सरकार, और ये राज्य सरकार की है मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद है वो किसको सलाह देती है, राष्ट्रपति को सलाह देती है, और जो राज्य की मंत्रिपरिषद है वो किसको सलाह देगी, राज्यपाल को सलाह देगी। ये जब राज्यपाल को सलाह देगी तो अब इसमें क्या कहा, मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल को दिया गया सलाह न्यायिक जांच के अधीन नहीं आता, मतलब न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन नहीं लाया जा सकता। जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता कि मंत्रियों ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है, एक बार सर्वोच्च न्यायालय में ले जाते हैं तो रिव्यू नहीं होगा, इस पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए, आर्टिकल नंबर 77 भी बता दिया था। आर्टिकल नंबर 77 क्या कहता है, सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वह राष्ट्रपति के नाम पर ही किया गया है। ठीक है, क्या होगा, सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा इनडायरेक्टली नाम किसका होगा, राष्ट्रपति का। भारत सरकार एवं उनके मंत्रियों द्वारा किए गए कार्य को सुविधापूर्ण बनाने के लिए कार्य आवंटन से संबंधित नियम बनाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। क्लियर है। अब ये सारे मंत्री बता दिए और ये सारी बातें पहले हो चुकी है। भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख
अनुच्छेद 74 व अनुच्छेद 75 में किया गया है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो डिस्क्रिप्शन है, उल्लेख, ठीक है सोनिया जी, दिखाता हूं भैया, है ना। तो नेक्स्ट है, संविधान में मंत्रिपरिषद शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार, मंत्रिपरिषद, ध्यान देना, शब्द का उल्लेख सिर्फ एक बार आर्टिकल नंबर 352 में किया गया है। मतलब ये मंत्रिपरिषद नहीं है, मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, क्लियर है, का उल्लेख सिर्फ एक बार आर्टिकल नंबर 352 राष्ट्रीय आपात में किया गया है। मंत्रिपरिषद में सदन के दोनों सदन, मंत्रिपरिषद में कौन हो सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हो सकते हैं। मतलब मंत्री कौन कौन बन सकता है, लोकसभा का भी मेंबर बन सकता है, राज्यसभा का भी बन सकता है। मंत्रिपरिषद में बार बार ये लाइन आ रही है, 15% अधिकतम मैक्सिमम हो सकते हैं। मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होते हैं, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, ये सब कुछ पहले बता चुका हूं। नेक्स्ट, राज्य मंत्री, उप मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। देखो कितनी बात अच्छी कही, राज्य मंत्री, स्टेट मिनिस्टर और उप मंत्री। उप मंत्री किसकी मंत्री सहायता करते हैं, कैबिनेट मंत्री की सहायता करते हैं। मतलब ये भी इसकी सहायता करेगा, ये भी इसकी सहायता करेगा। जबकि उप मंत्री राज्य मंत्री की सहायता करता है, जबकि उप मंत्री किसकी सहायता करता है, राज्य मंत्री की। इसका मतलब क्या हुआ, हायरार्की में समझो। ये हुए राष्ट्रपति साहब, ये हुए राष्ट्रपति साहब। राष्ट्रपति साहब को रिपोर्ट कौन करेगा, पीएम साहब। पीएम साहब को रिपोर्ट कौन करेंगे, सेंट्रल कैबिनेट मंत्री साहब, ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट। नीचे लिखा है सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज। एक होता है सेंट्रल स्टेट मिनिस्टर, एक होता है उप मंत्री। उप मंत्री ये अपनी रिपोर्ट पीएम को करते हैं, ये अपनी रिपोर्ट पीएम को करेंगे, ये अपनी रिपोर्ट इनको करेंगे, और ये अपनी रिपोर्ट इनको करेंगे, और पीएम अपनी रिपोर्ट किसको करेगा, राष्ट्रपति को। ये बात क्लियर हुई या नहीं आई, ये इनकी रिपोर्टिंग का पूरा मैटर है। सर राज्य का मंत्रियों को भी ओथ प्रेसिडेंट ही देगा, नहीं, राज्य के मंत्रियों, राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश के मंत्रियों की ओथ तो उत्तर प्रदेश का राज्यपाल दिलाएगा। ये केंद्र की बात है भैया, केंद्र की बात, ठीक है, सब कुछ सेंट्रल में चल रहा है आकाशदीप जी। ये मैटर क्लियर हुआ जो मैंने बताया है आपको। कौन किसको रिपोर्ट करेगा, इसका नाम है कैबिनेट मंत्री, इसका नाम है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, इसका नाम है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी केंद्रीय हैं ये, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, ये कौन है, केंद्रीय राज्य मंत्री, ये उप मंत्री हैं। क्लियर हो गया। सबसे ऊपर कौन बैठ गया, राष्ट्रपति, और जो इतना हिस्सा है, इतना हिस्सा, इसका नाम है मंत्रिपरिषद, मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और जो इतना हिस्सा है, इसका नाम है मंत्रिमंडल, कैबिनेट, क्लियर हो गया। अभी बताया ये तो एक होता ही है, ये इस बार 30 हैं, कितने 30 हैं, ये कितने बताए, 2 बताए, ये कितने बताए, 45 बताए, ये कोई नहीं है अभी, ये कोई नहीं है। ये सब की कहानी मैंने बता दी आपको। चलिए पीडीएफ पर, को डाउट। प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का सदस्य है तो वह, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, प्रधानमंत्री यदि उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव पर स्वयं के लिए मत नहीं दे सकता। जैसे मैंने कहा भारत में 3 लोग ऐसे हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे और देश के प्रधानमंत्री बने हैं, नाम बताओ। एक का नाम है इंदिरा गांधी, दूसरे का नाम एचडी देवगौड़ा और तीसरे का नाम मनमोहन सिंह। ये तीनों प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य हुए हैं और राज्यसभा के सदस्य होने के नाते देश के प्रधानमंत्री बने हैं। केवल 3। तो इनके ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक ये हैं कि कभी अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में चल रहा है,
जब लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है और उस केस में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है और वह पास हो जाए और एक वोट से ही पास हो जाए, तो उस एक वोट का प्रधानमंत्री को बड़ा अंदर से जिगर उसका हिल जाएगा, अंतरात्मा घिर जाएगी। वो सोचेगा कि अगर मैं आज लोकसभा का मेंबर होता ना, तो लोकसभा में ही मैं एक वोट अपने लिए दे देता तो मेरे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना होता। यह है राज्यसभा का मेंबर बनने के कारण प्रधानमंत्री जो बनता उसका ड्रॉबैक। ठीक है, आगे क्या लिखा, संसद के किसी भी सदन का मंत्री को यह अधिकार है वह किसी अन्य सदन में उपस्थित बोल सकता है, लेकिन मत वही करेगा जहां का वह सदस्य है। ठीक है, जैसे ऐसे समझो, ऐसे समझो, कैसे समझो, ऐसे समझो, क्लास आप कोई सी भी ले सकते हो, जैसे आपने मेरी क्लास ले ली, बैंक वालों ने 2-4 ने क्लास ले ली, लेकिन अटेंडेंस वहीं लगेगी जहां के हो, अटेंडेंस वहीं मार्क होगी जिस बैच के हो। क्लियर हो गया? लेकिन आ सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, मैसेज लिख सकते हो कहीं भी, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। यही हाल मंत्रियों का है। मंत्री अगर कोई बन गया तो लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में भी बोल सकता है, लेकिन जब कभी अटेंडेंस मतलब वोट देने की बात आएगी तो उसी सदन में जाएगा जिस सदन का वो मेंबर है। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आ गई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति क्या कह रहा है, सुनो। आर्टिकल नंबर 75 फर्स्ट, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्लियर हो गया? कैसे करता है? सर क्लास रात 12 तक रहने देना। यस सर, ओके सर, ठीक है। चलो सुनो, यह बहुमत दल का नेता, यह बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है अथवा गठबंधन सरकार के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। हुआ क्या, राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। राष्ट्रपति को बहुमत दल के नेता को ही, ध्यान देना, प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। लेकिन कभी कभी परिस्थिति ऐसी बन गई, किसी भी दल को प्योर मेजोरिटी, कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, उस केस में वह गठबंधन की सरकार में से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है जिस पर उसको विश्वास हो कि यह व्यक्ति दाव पेंच लगा के इतना समर्थन तो हासिल कर ही लेगा कि उसको 273-74 लोकसभा में सीटें मिल जाएं। उसी व्यक्ति को, अगर क्या है, गठबंधन की सरकार, अगर किसी को क्या नहीं मिला, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, उस केस में वह ताकतवर बन जाता है राष्ट्रपति। उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की शपथ दिला देगा जिस पर उसको विश्वास है। फिर उसे कहेगा कि तुम्हें भैया इतने दिन का समय दे रहा हूं, अपने सामने इतने नेताओं को ले आओ, मतलब सांसदों को ले आओ, और अगर इतने लोकसभा के सांसद आपके साथ हैं तो आप प्रधानमंत्री बने रहोगे। ठीक। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है, राष्ट्रपति गठबंधन के नेता को अथवा सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है एवं उसे 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, 1 माह के भीतर सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। जैसे मैंने क्या कहा, अब नीचे बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल आएंगे, वहां पर आप सब चीजों को समझ सकते हो। नीचे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर किसी ने अविश्वास प्रस्ताव जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बार अविश्वास प्रस्ताव के कारण सरकार से बाहर हो गए थे। चौधरी चरण सिंह जी साहब, वो तो अविश्वास प्रस्ताव के कारण लोकसभा में जा ही नहीं पाए थे। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को याद रखना है, अविश्वास का मतलब है कि अगर लोकसभा में किसी के प्रति अविश्वास पारित हो जाए तो वहां पर उसे क्या होगा, 1 महीने के अंदर ही कुर्सी छोड़नी पड़ जाएगी। ये इसका मतलब दूसरा मतलब भी है। ठीक है, चलिए आगे चलिए। 1979 में 1979 में नीलम संजीव रेड्डी के राष्ट्रपति कार्यकाल में, देखो 1979 में देश के राष्ट्रपति साहब कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई क्या बने, सरकार का पतन हो गया। नीलम संजीव रेड्डी ने चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। भाई मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई, चौधरी चरण सिंह बन गए। फिर कुछ दिन के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार भी गिर गई। आगे क्या लिखा है, 1980 में दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने से पहले विश्वास मत हासिल करने के लिए बाध्य नहीं कहा जा सकता। इसका मतलब क्या है, किसी को प्रधानमंत्री बनने से पहले ये नहीं कह सकते कि भाई पहले लेके आ, पहले ही दिखा मेजोरिटी ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। सवाल पूछा गया कि बताओ सर पहले ही क्यों नहीं मेजोरिटी घोषित कर देते, जिसके पास पहले से बहुमत आ जाए उसे बना दो प्रधानमंत्री। ना, पहले प्रधानमंत्री इसको घोषित किया जाएगा, फिर कहा जाएगा अब कर पूर्ण बहुमत साबित। ठीक है, तो ये दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय आया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वह 6 माह के लिए प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता। शर्त यह है कि इन्हीं समय के भीतर उसे किसी सदन का सदस्य बनना होगा। पहले भी रिपीट हो चुकी बात। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के पश्चात ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, जिन्हें राजीव गांधी का तुरंत प्रधानमंत्री नियुक्त कर लिया। माना जाता है कि यहीं से कार्यवाहक प्रधानमंत्री की आधारशिला रखी गई। इसके बाद कांग्रेस मंत्रिपरिषद ने राजीव गांधी हैं ये, राजीव गांधी
को अपने दल का नेता चुन लिया। हुआ क्या, इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया 31 अक्टूबर 1984। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी का मर्डर हो गया। बेअंत सिंह, खुशवंत सिंह, दो भाइयों ने उनको उड़ा दिया। जब उनको मार दिया, मारने के बाद उन दिनों देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। जब देश के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे, उन्होंने देखा कि भाई सामने राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी को उन्होंने देश का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और फिर वहां की मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में उनके विश्वास में अपनी संख्या जुटा ली। देखो भैया हमारे साथ तो इतने लोग हैं, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी बन गए। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह और देवगौड़ा प्रधानमंत्री नियुक्त होने से पहले कहां के सदस्य थे, राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा के सदस्य थे। 3 लोगों का नाम याद रखना, आगे याद रखो। प्रधानमंत्री के कार्य एवं उसकी शक्तियां ध्यान दे रहो। मंत्रिपरिषद के संबंध में, पहले तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में याद रखो। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की क्या पावर होती है। प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। पहली बात तो ये याद रखना, मंत्रिपरिषद में जितने मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री उन्हीं की नियुक्ति इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री करा रहा है। राष्ट्रपति से तो कहेगा जैसे फला फला व्यक्ति को शपथ दिला दो, ठीक है। प्रधानमंत्री ही इनके विभागों को आवंटन करता है कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह प्रकट हो। राजनाथ सिंह पहले होम मिनिस्टर थे, अब आप राजनाथ सिंह, आपको हम होम मिनिस्ट्री नहीं दे रहे हैं, अब हम आपको डिफेंस मिनिस्ट्री दे रहे हैं। अमित शाह प्रकट हो, कहां गए, हम आपको गृह मंत्रालय देना चाहते हैं, आ जाओ। तो प्रधानमंत्री ने उनको होम मिनिस्ट्री दे दी। तो मंत्रालयों का आवंटन भी कौन कराता है, प्रधानमंत्री। लेकिन सिग्नेचर किसके लेता है, राष्ट्रपति के। एक सर लगा दो सिग्नेचर, मैंने फाइनल बोल दिया। मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है, क्या कह सकता है, त्यागपत्र दे दो। जैसे इस बार नहीं देखा शिक्षा मंत्री कौन हुआ करते थे, आपने देखा होगा उत्तराखंड के रमेश पोखरियाल निशंक साहब, उनसे कहा कि हे रमेश पोखरियाल निशंक जी, आप एजुकेशन मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे दो, आप थोड़ा सा अच्छा काम नहीं कर रहे हो और हमें अच्छा नहीं लगता जो अच्छा काम कोई नहीं करता अगर, ठीक है। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से बर्खास्त कराने के लिए कह सकता है। यदि प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे दे तो मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है, ध्यान देना। यदि किसी मंत्री की मृत्यु होती है तो मंत्रिपरिषद भंग होती, भंग ध्यान देना। अगर किसी एक मंत्री की मृत्यु हो, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो तो भंग, अगर किसी मंत्री की मृत्यु हो जाए तो भंग नहीं होती, कोई भंग नहीं होगी। केवल एक मंत्री की मृत्यु हुई है तो क्योंकि उस पद को चुनाव के द्वारा भर लिया जाता, बोलते हो जिससे उपचुनाव बोलते हो। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्ति देखिएगा, राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब राष्ट्रपति के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्ति, प्रधानमंत्री कहता है हे राष्ट्रपति सुनो, इस व्यक्ति को एजीआई बनाओ, इसको एजीआई की शपथ दिलाओ, हे प्रधान राष्ट्रपति सुनो। राज्यपाल इस व्यक्ति को बनाओ, हे प्रधानमंत्री सुनो। महान्यायवादी इस व्यक्ति को बनाओ, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष इसको बनाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के। देखो क्या कहा, ये राष्ट्रपति है, ये राष्ट्रपति है और ये है मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इनके बीच में सेतु का काम कौन करता है, ब्रिज का काम पीएम करता है। बात क्लियर हो गई, इसमें ये बात कही है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित सलाह दे सकता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नियुक्ति से संबंधित सलाह दे सकता है। क्या कहता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कि हे महामहिम इन व्यक्ति को, हे महामहिम इन व्यक्ति को। हाँ रीना जी, राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल दिया है, किसके नाम पर, भारत के हॉकी के प्लेयर जादूगर मेजर ध्यानचंद बना दिया है। बहुत बढ़िया बात की है। देखो कैग महान्यायवादी, यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य, निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष एवं प्रधानमंत्री मंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। ये अलग पॉइंट है, ऊपर अलग पॉइंट है, नीचे अलग है, ठीक है। मतलब इनको क्या दिला सकता है, सलाह दे सकता है राष्ट्रपति को कि सर इनको ये बना दो। प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से बर्खास्त करने के लिए कह सकता है। बहुत बढ़िया। अब संसद के रेफरेंस में प्रधानमंत्री की शक्ति देखो, प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद को आहूत करता है, सत्रावसान करता। आहूत का मतलब बुलाता है और क्या करता है, सत्र को विघटन करता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति ये काम करता है। सत्रावसान, प्रोरोगेशन, मैंने सारे वर्ड बताए थे, प्रोरोगेशन, डिसोल्यूशन, याद आ गया या नहीं आया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। वह लोकसभा को विघटन करने से संबंधित निर्णय भी कर सकता है, किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद इत्यादि का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री किस किस का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। राष्ट्रीय एकता परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल, नेशनल इंटीग्रिटी काउंसिल, एनआईसी,
ठीक है। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट प्रधानमंत्रियों के बारे में। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 कार्यकाल तक प्रधानमंत्री रहे। 2 कार्यकाल का मतलब क्या हुआ? आजादी के बाद 2 कार्यकाल, आजादी के बाद 2 कार्यकाल कह रहे हैं ये। तीसरे कार्यकाल में मृत्यु हो गई, तीसरा भी कर रहे थे। अदरवाइज आप देखोगे 1947 से 1964 तक ये देश के क्या रहे? प्रधानमंत्री 1964 तक। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सवाल पूछा जाए भारत में ऐसा प्रधानमंत्री कौन था जिसके खिलाफ, सुनो, भारत में ऐसा प्रधानमंत्री कौन था जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, परंतु अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया था। बड़े खतरनाक बात है, दिमाग में रखना। क्लियर हो गया? अविश्वास प्रस्ताव लाती है, इसका वर्णन, ठीक है, 50 सदस्यों के समर्थन से ये बात पहले हो चुकी है। नेक्स्ट, वह प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। भारत में 3 प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। प्रधानमंत्री 3 ऐसे हुए हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु ताशकंद में हुई, उज्बेकिस्तान। इंदिरा गांधी को गांव में ही अपने यहीं पर निपटा दिया। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू कहां मरे? जवाहरलाल नेहरू हिंदुस्तान में ही मरे। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु ताशकंद में हुई। तो 3 व्यक्ति ऐसे हैं, जब वह प्रधानमंत्री थे तभी उनको मृत्यु प्राप्त हो गई। सवाल है, जवाहरलाल नेहरू लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के पश्चात पर पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया। गुलजारी लाल नंदा भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु से कहां पर हुई? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुई। इनके द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध में जय जवान जय किसान का नारा दिया गया। ध्यान देना, इंपोर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। प्रथम गैर कांग्रेसी जिनका ताल्लुकात, प्रथम गैर कांग्रेसी का मतलब कांग्रेस से इस्तीफा देके अलग रणनीति, अलग विचारधारा से जो व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, जनता दल का नाम था जनता दल। पहला व्यक्ति कौन था? मोरारजी देसाई थे। सबसे कम उम्र दराज, सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति बने, उनका नाम मोरारजी देसाई। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में आज तक कोई बना तो कौन? राजीव गांधी। क्लियर हो गया? अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान होने से पूर्व त्याग पत्र देने वाले प्रधानमंत्री, इन्हें समझ में आ गया था कि तुम्हारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तो पारित होगा ही होगा, क्योंकि हमारे पास जनता दल मतलब लोगों का संख्या कम है, बहुमत नहीं है। ऐसे व्यक्ति कौन रहे? चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, 2 व्यक्ति ऐसे रहे। ध्यान देना, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए गए प्रधानमंत्री वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। ये सवाल समझते रहना। ऐसे 2 प्रधानमंत्री जिनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पारित होने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि क्यों हमारी इंसल्ट कर रहे हो, हम तो पहले ही जा रहे हैं। लेकिन 2 ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा इंसल्ट करके तो दिखाओ, और इंसल्ट पूरी हुई लोकसभा में। नाम था वीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया लोकसभा में। जब अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो बेइज्जती के साथ कुर्सी छोड़नी पड़ी। चौधरी चरण सिंह जी एक बार भी प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में नहीं गए। इनका दुर्भाग्य है। इंदिरा गांधी ने धोखा दे दिया था। किनको? चौधरी चरण सिंह साहब को। सवाल पूछा जाए, ऐसा व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार भी संसद में नहीं पहुंच पाया, बनने के बाद नहीं पहुंच पाया, चौधरी चरण सिंह साहब। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री, एक बार में 13 दिन रहे। लेकिन आप लोगों को याद रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदुस्तान में 3 बार प्रधानमंत्री बने, अलग अलग समय में, लेकिन एक बार केवल ये 13 दिन रहे। तो सवाल पूछा जाता है कि भारत में सबसे कम समय के लिए कोई प्रधानमंत्री बना, उसका नाम बताओ। अटल बिहारी वाजपेयी। आगे देखो, सबसे युवा प्रधानमंत्री, सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री, 2 बार बनने वाले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल जी, मनमोहन जी, और वर्तमान में आदरणीय मोदी जी। बेटा क्लियर है? आदरणीय मोदी जी। 2 बार हिंदुस्तान में कितने प्रधानमंत्री बने? आदरणीय जवाहरलाल नेहरू, आदरणीय इंदिरा, आदरणीय अटल, आदरणीय मनमोहन, आदरणीय मोदी। क्लियर है? यह व्यक्ति कितने हो गए? ये 5 व्यक्ति भारत में 2-2 बार प्रधानमंत्री बने। मिनिमम 2-2 बार। 2 की बात आई, कुछ 3 भी बार बने इनमें, कुछ 3 बार भी बने। टेंशन मत लेना, ये मत कह देना 3 बार भी बने हैं। अटल जी भी बताया 3 बार, मनमोहन जी 2 बार, इंदिरा जी 3 बार, जवाहरलाल नेहरू 3 बार। तो एवरेज निकल गया 2-2 बार रहने वाले व्यक्तियों के नाम। इनमें 3-3 बार पूछ ले तो इंदिरा, अटल ये 3-3 बार भी रहे हैं, 3-3 बार इन्होंने प्रधानमंत्री की शपथ ली है।
चलो मनमोहन सिंह जी के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। मनमोहन सिंह भारत के ग्रेटेस्ट माइंड व्यक्ति रहे हैं। मनमोहन सिंह भारत के ग्रेटेस्ट माइंड व्यक्ति रहे हैं, जो अर्थशास्त्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रहे हैं, वह वित्त मंत्री भी रहे हैं, वह आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, वह वित्त मंत्री भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, और आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य भी रहे हैं, और वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। वह योजना आयोग के, उन दिनों योजना आयोग, आज नीति आयोग, उन दिनों योजना आयोग, बस वह वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे कभी, वह वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे कभी। तो ध्यान देना, मनमोहन जी के बारे में कोई पूछे तो आप बता देना। आगे क्या लिखा, इन्हीं के कार्यकाल में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण की योजनाएं थी। उस समय वित्त मनमोहन सिंह जी कौन थे, वित्त मंत्री थे। समझ में आ रहा है। अब एक बात समझ लो, उप प्रधानमंत्री, ये सारे पॉइंट्स कंप्लीट होते ही हम सवालों से लड़ाई जारी रखेंगे और सवालों पर हम लड़ाई स्टार्ट कर देंगे। जब लड़ाई सवालों पर होगी तो क्लियर हो जाएंगे, ये सारे पॉइंट्स वहां रिकॉल हो जाएंगे। यह एक गैर संवैधानिक पद है। मैंने कहा उप प्रधानमंत्री का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, उप प्रधानमंत्री का संविधान में कभी उल्लेख नहीं है। जो मंत्रिपरिषद के द्वारा सर्जित किया गया है, यह मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के पश्चात दूसरा सर्वोच्च पदाधिकारी होता है। इसका कार्य प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में उसके उत्तरदायित्व का निर्वहन करना है, लेकिन जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, मृत्यु हो जाए, तो इस परिस्थिति में इसका पद उप प्रधानमंत्री ग्रहण नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा, जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे, प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, तो उस समय सारी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। परंतु अगर प्रधानमंत्री अस्वस्थ होने के कारण छुट्टी पे चले जाएं, उन दिनों कोई उप प्रधानमंत्री हो, तो उप प्रधानमंत्री के कार्य का कार्यान्वयन करेगा। ठीक है। अब इंपोर्टेंट फैक्ट्स और पढ़िए। जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बनाए गए। हे योद्धाओं सुन लो, आज तक भारत में 8 उप प्रधानमंत्री बने हैं। कौन बने हैं? 8। उन 8 के नाम सुन लो। आपसे पूछा जाए कि आज तक उप प्रधानमंत्री कितने बने हैं, तो आपका जवाब क्या होगा कि सर आज तक उप प्रधानमंत्री 8 व्यक्ति बने हैं। उनके नाम सुन लो। नाम लिखे हैं, नहीं लिखे यहां पर? लिखे हैं, इनमें से पढ़ लेना, यहीं पर लिखे हैं, बस काफी है। ठीक है, ये समझ गए। यहां पर नाम पढ़ लेना, इनके नाम पढ़ लेना। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी को प्रधानमंत्री बनाया गया, और जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में सरदार पटेल जी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जो भारत के गृह मंत्री भी थे। इन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने सन 1928 में दी थी। इनको भारत का लौह पुरुष भी कहते हैं, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में बांध दिया। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं, बिस्मार्क ऑफ इंडिया। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ठीक। अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में बात हो गई। मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बने, जैसे आज योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री दिनेश शर्मा जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं। ऐसे एक देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए जिनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे एक साथ, जिनका नाम जगजीवन राम है, चौधरी चरण सिंह साहब है। यहां चौधरी, ये चौधरी साहब हैं। चौधरी देवीलाल 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाए गए। चौधरी देवीलाल हरियाणा से थे, जिनको 2 बार उप प्रधानमंत्री बनाया। किन किन ने? वीपी सिंह ने और चंद्रशेखर ने। सवाल पूछा जाए ऐसा एक व्यक्ति नाम बताओ जो 2 बार उप प्रधानमंत्री बना, उनका नाम क्या नाम है? चौधरी देवीलाल। मंत्रिमंडल में मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं सारे पॉइंट से पहले करा चुका हूं। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें मुझे बार बार आपको ये रिकॉल कराना पड़े। मुझे उम्मीद है, मुझे तसल्ली है कि अब आपने इसको पढ़ लिया है। जल्दी बताओ, मुझे बताइएगा, आपने इसको पढ़ लिया है? कोई तकलीफ आई, समस्या आई, प्लीज मुझे बताएं। सारे प्रधानमंत्रियों की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। देखो भैया, अगर पढ़ गए तो संविधान को कभी भविष्य में भी भूलने की या डाउट कोई भी प्रकार का हो, कभी दिक्कत नहीं आएगी, अगर इस तरीके से आपने पढ़ लिया। ठीक। अब मैं आपको लेके चलता हूं थोड़ा सा एजीआई की तरफ। एजीआई 10 से 15 मिनट का टॉपिक है। एजीआई प्रकट हो गए। एजीआई क्या है? एजीआई साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। अब देखो, इसको हम पढ़ेंगे कल। किन किन को कल पढ़ेंगे मैं बता देता हूं। एजीआई को कल पढ़ेंगे। कैग साहब को प्रकट कर लिया गया। कैग साहब, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल साहब, इनको भी हम कल पढ़ेंगे। सभी के सवाल प्रकट हों, जितने भी एमसीक्यू हैं वो सब सामने आने चाहिए, जिससे कि
जितने भी स्टूडेंट हैं उनको समझ में आ जाए कि अब हम किस तरीके से क्वेश्चन को हिट करेंगे। हर व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए। प्रकट हो गए सारे, हर टॉपिक के सवाल आपके सामने आ गए। पहले हम क्या पढ़ेंगे, उपराष्ट्रपति कल करा दिया। उपराष्ट्रपति के बाद हम क्या उठाएंगे, तुरंत महान्यायवादी से करेंगे। महान्यायवादी के बाद हम कहां पर चलेंगे, महान्यायवादी के बाद प्रधानमंत्री जी पर चलेंगे। प्रधानमंत्री जी के बाद हम कहां पढ़ेंगे, कैग, CAG कैग, सुना होगा कैग। प्रधानमंत्री से पहले क्या होगा, कैग। प्रधानमंत्री जी से पहले क्या होगा, कैग। CAG कैग बोला जाता है, इसमें सारे पॉइंट्स आ गए। ठीक है, सारे पॉइंट्स आ गए। चलिए ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे कल, ये सब पढ़ेंगे हम कल। अब मुझे बताओ प्लीज, कोई डाउट है तो, कोई भी सजेशन है मुझे बताइएगा। आपको ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कल की क्लास में मैं सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव पूरा कर दूंगा, सेंट्रल का एग्जीक्यूटिव पूरा हो जाएगा कल। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अब सबसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।